मैम, अगर एक बच्चे में मार्क्स कम आते हैं लेकिन उनकी टैलेंट बहुत अच्छी है, तो ऐसे में स्कूल मार्क्स को फोकस करे या फिर टैलेंट को? जैसा कि आपने पहले सवाल पूछा था सर्वांगीण विकास का, है ना। नो डाउट कि बच्चे का कोई अगर स्किल बहुत अच्छा है, म्यूजिक है, डांस है, कुछ भी बहुत अच्छा है, तो उसमें कम से कम इतनी क्षमता तो लाए हम कि उसे प्रेजेंटेबल बना सके। अगर म्यूजिक के क्षेत्र में जाना है तो भी वो अगर 10th भी अच्छे से ना करे, 12th भी अच्छे से ना करे, तो क्या हम उस प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे। लेकिन हाँ, अवश्य हम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं, इन चीजों पे ध्यान देते हैं कि बच्चा जो है वो कम से कम पढ़ाई के साथ साथ उन सारी चीजों पे ध्यान दे। पढ़ाई कम से कम इतना जरूर कर ले कि वो पास मार्क्स लाके आगे के समय में आगे के क्षेत्र में बढ़ सके, स्कूल से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके, कॉलेज से अच्छे यूनिवर्सिटीज में पहुंच सके, जहां उसके स्किल को एक अलग पहचान मिल सके। तो नो डाउट कि पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। हम जैसे शरीर में नहीं कह सकते हैं कि हमारा आंख ज्यादा जरूरी है या कान ज्यादा जरूरी है, इसीलिए तो सर्वांगीण विकास की बात की गई है। लेकिन हाँ, निश्चित ही है कि जब बड़े होते हैं तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हैं, तो जिसमें उसका स्किल होगा उसमें निश्चित ही बच्चा अपनी पहचान बनाएगा। उसे जरूर हम लोग इनकरेज करते हैं कि उस क्षेत्र में पहचान बनानी चाहिए, पढ़ाई को छोड़ के नहीं, पढ़ाई को साथ लेते हुए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ राजनीति में भी अलग पहचान बनाई। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं संगीता प्रसाद मैम, जो कि एक आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। मैम, आपका मोस्ट वेलकम हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। मैम, हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिता डीओ थे और माताजी हाउसवाइफ रही हैं। माताजी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे सभी भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का रहा है, क्योंकि पिता अपने कार्य में इतने बिजी हो जाते थे कि समय देना बहुत मुश्किल होता था। क्लास 6 ऑनवर्ड्स मेरी पढ़ाई नवोदय विद्यालय से हुई और उसके बाद इंटर की पढ़ाई मैंने एसएम कॉलेज भागलपुर से की है। ग्रेजुएशन दरभंगा से, यानी जिस तरह से पापा का ट्रांसफर होता चला गया, हमारी पढ़ाई की जगह बदलती ही चली गई। मुश्किलें कुछ आई, लेकिन अंततः समझ में आया कि नहीं, पढ़ाई तरक्की का एक अभिन्न हिस्सा है जो बहुत जरूरी है, और उसके लिए मैं सारा का सारा अपनी मम्मी को। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल्स की प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं और इसके अलावा आपने राजनीति में भी एक अहम भूमिका निभाई है। इस बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि राजनीति में जाने का मेरा कोई मकसद तो था नहीं जी। मैं जुड़ी हूँ शिक्षा के क्षेत्र से ही मुख्य रूप से। तो शादी के 4 साल के बाद, शादी से पहले मैं पढ़ा रही थी। 1 साल मैंने माउंट कार्मेल में पढ़ाया है, डीपीएस दरभंगा में मैंने पढ़ाया है, लेकिन इसके बाद शादी हो गई थी और 4 साल तक मैं कंप्लीट हाउसवाइफ बन के रही। 4 साल के बाद लगा कि नहीं, अब बच्चे को पढ़ाना है तो रफीगंज जैसे छोटे जगह से निकलना होगा, और वहां से मैं फिर निकल गई। क्रेन मेमोरियल में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए गई थी। अच्छा। चूंकि मैं लंबी हूँ, मेरे बच्चे लंबे हैं। अच्छा। तो उसी समय में उसके एडमिशन में कुछ परेशानियां आई। तो वहीं एक ने इंस्ट्रक्ट किया कि टीचर्स वार्ड के लिए सीट होता है, अगर आप टीचर के लिए अप्लाई कर दें तो शायद आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए क्रेन में। अच्छा। क्रेन में पढ़ाने का धुन इतना ज्यादा था कि तुरंत मैंने एक पेपर मांगा रिसेप्शन से ही, और तुरंत एप्लीकेशन जमा किया, तुरंत इंटरव्यू हमारा हो गया। और उसके बाद फिर फादर राज थे उस समय में वहाँ प्रिंसिपल, और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया क्रेन में। मतलब आप अपनी बच्ची का एडमिशन करवाने गई, लेकिन वहाँ पे एज ए टीचर बन गए वहाँ पे? हाँ, वहाँ टीचर हो गई। अच्छा। और मेरा बार बार यही सवाल फादर से होता था कि फादर, विल आई गेट एडमिशन ऑफ माई चाइल्ड हियर? तो उन्होंने अश्योर किया यस। और धीरे धीरे बहुत कुछ मैंने सीखा। शुरुआत में मैं किड्स गैलेक्सी में थी,
किड्स गैलेक्सी में मैंने इतना सीखा है। मैं अगर बोलूं कि मिसेस नीता हमारी मेंटर रही हैं सिखाने के लिए, उन्होंने इतना कुछ सिखाया है कि आज अगर मैं दिख रही हूँ इस जगह पे तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। वरना संगीता प्रसाद एक सहमी सी शांत रहने वाली इंट्रोवर्ट हुआ करती थी, तो क्रेन मेमोरियल ने मुझे बहुत ही ज्यादा सिखाया। नो डाउट कि आगे के स्कूल्स भी 2016 में मैंने रिजाइन किया और उसके बाद फिर मैं आर्मी स्कूल भोपाल में गई। उसके बाद मैंने केंद्रीय विद्यालय आर्मी स्कूल भोपाल में आप ऐसे किस पद पे थे मैम? मैं वहाँ टीजीटी हिस्ट्री थी। अच्छा। आर्मी स्कूल वहाँ की एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें आप। बहुत अलग है। आप इधर के स्कूल से आर्मी स्कूल का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। जब मैं गई तो लगा कि नहीं, सर्वांगीण विकास जो बच्चों का होता है वो वहाँ मुझे देखने को मिला। मैंने पहली बार ऐसा स्कूल देखा जहाँ 23 स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे, यानी आर्मी स्कूल में। अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग कोच, स्पोर्ट्स टीचर अलग, एथलीट्स के लिए अलग, ताइक्वांडो के लिए अलग, कराटे के लिए अलग, स्केटिंग के लिए अलग, यानी जितने फील्ड है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हर एक के लिए स्पोर्ट्स में भी अलग अलग ट्रेनर वहाँ हुआ करते थे और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे वो बहुत ध्यान देते थे। मैंने सुना है कि आर्मी स्कूल में एज ए आर्मी के बच्चे पढ़ने जाते हैं, डिफेंस के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्या ऐसा सच है क्या? हाँ, सच्चाई है कि डिफेंस के ही बच्चे मोस्टली होते हैं वहाँ पे, लेकिन कई जगह पे सिविलियंस भी होते हैं। हाँ, हमारे बच्चे या सिविलियंस के बच्चे कह सकते हैं तब हो सकते हैं जब वो वहाँ टीचर हो या स्टाफ के रूप में एसोसिएटेड हो, इस तरह से वो बच्चे भी वहाँ जाते हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि बाहर के बच्चों का भी एडमिशन हुआ था, तो जो जिनका एक बार एडमिशन हो गया, जो वहाँ के स्टूडेंट हो गए, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं 10th 12th तक। देखा जाए तो आप एक प्रिंसिपल हैं। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि आज के स्कूल बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं या फिर पर्सनालिटी? अगर सीबीएसई की बात की जाए तो ओवरऑल मींस होलिस्टिक डेवलपमेंट पे सीबीएसई बहुत ध्यान दे रहा है। और हमारा स्कूल आरपीएस भी जो है इसके लिए ये प्रतिबद्ध है। कहा जाता है कि आरपीएस में एडमिशन ले रहे हैं यानी ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का होगा, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में। आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में हमारा स्कूल है जहां लैब्स दिए जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से और बच्चे ये सारी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। उसके अलावा प्रोग्राम्स हो रहे हैं। सीबीएसई की तरफ से जितनी चीजें बांधी गई हैं, ये जो करना जरूरी है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा सहायक हैं। तो आरपीएस निश्चित तौर पे एक ऐसा विद्यालय है, ऐसा स्कूल है जो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान दे रहा है। शुरुआत के 3 साल मैं यहाँ प्रिंसिपल रही। 2022 में किसी कारणवश मुझे जाना पड़ा, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर श्री अविनाश जी ने मुझे वापस बुलाया, लगा कि मेरा अपना स्कूल जिसकी शुरुआत मैंने की, जिसकी नींव मैंने डाली थी, तो इतनी आसानी से तो उसे धाराशायी नहीं होने दूंगी। मुझे यकीन है कि आरपीएस इस बार अपना परचम जरूर लहराएगा और वो दिखेगा इस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से। आरपीएस हर क्षेत्र में बढ़कर आगे आएगा। मैम, शहर की और गांव की बात की जाए तो एजुकेशन कैसा है आपके विद्यालय में? देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो शहर वाली सारी फैकल्टीज उपलब्ध है। मैम, इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? नो डाउट कि शहर में जो स्कूल्स होते हैं उसमें फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, जो हमने भी यहाँ कोशिश की है कि आरपीएस में वो सारी फैसिलिटीज हो। लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हमें रोबोट्स नहीं मिल रहे हैं, गांव से वैसे बच्चे मिल रहे हैं जिनमें डेवलपमेंट की जो क्षमता है वो कई गुना ज्यादा होती है। अगर हम कहा जाए, लोग कहते हैं कि गांव में सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं सच बताऊं तो मुझे 99% पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है उनके बच्चों के डेवलपमेंट में। और यही वजह है कि अगर आप देखेंगे कि छोटे जगह में अगर स्कूल अच्छा खुल जाता है तो वहाँ के बच्चे और भी ज्यादा अच्छा करते हैं।
यहाँ के बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कंपटीशन शहर के स्कूलों की तरह भले ही ना हो, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा में बच्चे मोस्टली रोबोट होके रह जाते हैं। रटे रटाए पढ़ते हैं। रटने में सीखने में बहुत अंतर है। मुझे खुशी है कि हमारे बच्चे सीख रहे हैं, अपने कार्यकुशलता से वो अपनी पहचान बनाएंगे। आज के पेरेंट्स की बात की जाए तो आज के पेरेंट्स अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, या फिर पढ़ाई को लेकर हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को लेकर हो। मैम, इस बारे में आपकी क्या राय है? और चाहे वो पढ़ाई को माहौल के देखकर हो या फिर नौकरी पे, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों पर एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करने लग जाते हैं। इस बारे में क्या आपकी ओपिनियन है? आजकल जिस तरह से शिक्षा जो है वो प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया है, खासकर शहरों के स्कूल में इस पे असर ज्यादा दिखता है। इन सारी चीजों पे जी पेरेंट्स जो है एक होड़ लगाए बैठे हैं कि दूसरे बच्चे से हमारा बच्चा, ये कंपैरिजन जो है ना वो कभी भी सही नहीं है। हर बच्चे में अपना गुण है। आपने सुना होगा कहानी कि हर एक जानवरों में एक बार लगा कि भाई सबसे पहले कौन जो है वो पेड़ पे चढ़ सकता है, और उस कंपटीशन में बंदर जीत गया। फिर नदी कौन पार कर सकता है, तो मछली जीत गई। तो हर एक का अपना गुण है जी। आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं एक बच्चे को दूसरे से। हर एक में कुछ ना कुछ स्किल है, बस उस स्किल को उभारने की जरूरत है, उसे सामने लाने की जरूरत है। नो डाउट हमारे विद्यालय में हम लोग इस पे बहुत काम कर रहे हैं कि बच्चा कौन से क्षेत्र में पहचान बनाना चाह रहा है, किसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और किस तरह से वो डेवलप कर सकता है, अपनी पहचान बना सकता है। प्रतिस्पर्धा जो है वो एक हद तक सही है। दूसरा है पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है बच्चों पे, ये सिर्फ बच्चों पे नहीं होता है, टीचर्स पे भी होता है। हर चौथे दिन जो है टीचर्स को बोला जाता है, प्रिंसिपल को बोला जाता है, मैम हमारा बच्चा क्यों नहीं अच्छा कर रहा, हमारा बच्चा टॉपर क्यों नहीं है, वो टॉप में क्यों नहीं आ रहा। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, बच्चा है, कोई तो आगे होगा, कोई तो पीछे होगा। उसे हम रेस कोर्स का घोड़ा नहीं बना सकते हैं कि बस अनवरत दौड़ते जाओ, करते जाओ। उसके शरीर को रेस्ट चाहिए, उसके माइंड को रेस्ट चाहिए, और वो एक अनुकूल माहौल में, अनुकूल परिवेश में, जहाँ उसे मित्रता के साथ साथ, जहाँ उसे सहयोग के साथ साथ पढ़ाई दी जाए, वहाँ वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। आरपीएस में हम बस ऐसे ही शिक्षा को देने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना सीखे, ना कि पढ़ाई से दूर भागने लगे कि भाई ये हमारे ऊपर प्रेशर है, हम इससे कैसे पीछा छुड़ाएं। मैम, देखा जाए तो एज ए सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए तो सीबीएसई बोर्ड में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बहुत सारी चीजें होती हैं, और बिहार बोर्ड की बात मैं बोलना चाहूंगा। बिहार बोर्ड में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अगर देखा जाए तो बहुत कम होती है सीबीएसई के कंपैरिजन में। इस बारे में क्या आपकी ओपिनियन है? शायद बिहार बोर्ड में भी लास्ट गवर्नमेंट को नीतीश जी जब थे उसी समय इस बात का एहसास हुआ, और जब बीपीएससी शिक्षकों की जिस समय बहाली हुई जी, तो इस बार म्यूजिक के टीचर्स, ड्राइंग के टीचर्स, स्पोर्ट्स के टीचर, बड़ी संख्या में उनका बहाली किया गया है बिहार बोर्ड में भी। यानी ओवरऑल डेवलपमेंट पे जिस तरह से केंद्र सरकार अपना ध्यान केंद्रित कर रखी है, बिहार सरकार को भी समझ में आ गया था कि नहीं, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और अब तो बिहार बोर्ड में भी ये सारी चीजें शुरू हो गई। मैम, हमारे ऑडियंस की तरफ से एक और क्वेश्चन आया है कि सीबीएसई बोर्ड में देखा जाए तो फीस बहुत ज्यादा होते हैं और बिहार बोर्ड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होते हैं। मैम, इस बारे में क्या आपकी राय है? नहीं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है तो उनका फंड तो ऊपर से आता है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है, लेकिन कोई भी प्राइवेट स्कूल, चाहे सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से जल्दी प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं। लोग सीबीएसई में इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि मोस्टली कॉम्पिटिशंस जो हैं उनमें सीबीएसई के क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं कंपैरेटिवली, तो इसलिए लोग सीबीएसई स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। जहां तक फीस की बात रह गई, तो
भाई हमारे पास तो केंद्र से पैसा आना है नहीं, राज्य सरकार से पैसा आना है नहीं, जी तो हम अपने टीचर्स को फी कैसे देंगे और साथ ही साथ मेंटेनेंस कैसे करेंगे स्कूल का। अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई स्कूल का मेंटेनेंस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स के मेंटेनेंस से बेटर दिखेगा आपको। हाँ। तो इसीलिए फी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा होता है ज्यादा, लेकिन उसी हिसाब से टीचर्स भी अपॉइंट होते हैं और उसी हिसाब से जो है स्कूल का मेंटेनेंस भी चलता है। आज के पेरेंट्स ऐसा देखा जाए तो बड़े बड़े बिल्डिंग देखकर बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। एक तरफ बिल्डिंग ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन टीचर्स बहुत अच्छे अपॉइंट किए हैं उन्होंने, और एक तरफ टीचर्स मतलब अच्छे नहीं है लेकिन बहुत बड़ा बिल्डिंग अपॉइंट किया। तो ये कैसे इसको आप देखते हैं इस चीज को? हाँ, देखिए मुझे याद है मैं जब खुद पेरेंट्स के रूप में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए गई थी, एक अच्छे बड़े स्कूल में गया थी, तो मुझे ऑफर किया गया था कि आइए मैडम मैं आपको सारा क्लासरूम दिखाता हूँ, और मैंने जवाब दिया था सर मैं आपके फैकल्टीज से मिलना ज्यादा पसंद करूंगी क्लासरूम देखने की अपेक्षा। यही अपील मैं सारे पेरेंट्स से करूंगी कि आप वहाँ के शिक्षा के स्तर को देखें, आप बिल्डिंग पे ना जाए। हाँ, जो बेसिक नीड है वो जरूरी है। हाँ। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि खुले में पढ़ा लेंगे, गर्मी बहुत है उसमें बच्चा पढ़ लेगा, ठंडी में हवा आ रही है बच्चे ठिठुर रहे हैं उसमें पढ़ लेगा। हाँ। बेसिक नीड्स जो है बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए बेसिक जरूरतें जो है उसे अवश्य देखें, लेकिन मुख्य रूप से आप वहाँ के शिक्षकों को भी देखें कि किस तरह के शिक्षक वहाँ हैं, पढ़ाई का स्तर कैसा है और किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि शिक्षक जो है वो मेन स्तंभ होते हैं। हाँ। बच्चों को शिक्षा देने के लिए, और अगर माता पिता से ऊपर गुरु का दर्जा दिया जाता है तो कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि जहाँ माता पिता जीवन देते हैं, जीवन को जीने का सलीका शिक्षक ही सिखाते हैं। मैम, दुबई और सिंगापुर जैसे देशों में देखा जाए तो बच्चे का प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। क्या इंडिया में सुधार करने की जरूरत नहीं है? यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन। मैं बता दूं कि जो हमारा गुरुकुल पद्धति था वो ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन था। हाँ। और वापस फिर उसी पद्धति पे हम लोग आ रहे हैं। हाँ। अगेन आई एम सेइंग कि होलिस्टिक डेवलपमेंट द गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट। हाँ। तो हम तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ही कर रहे हैं, यानी स्किल पे भी अब ध्यान दिया जा रहा है। हाँ। आपको पता होगा कि आप 10th के बाद जब देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, इंक्लूडिंग फिशरीज और एग्रीकल्चरल, इन सारी चीजों की पढ़ाई हो रही है। मींस अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पास्ट। अगेन आवर पास्ट वाज वी कैन से दैट आवर हेरिटेज इज सो ब्यूटीफुल that we are happy to be the part of India and its education system was at its peak. Again we are moving towards that peak only. Again the system is being totally scientific. Again the system is thinking to bring a change in a child and to make a child fully developed, fully confident, and the child should be the great citizen of this country. Yes, तो इसके लिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि सिर्फ हमारा समाज, सिर्फ हमारा गांव, सिर्फ हमारा स्कूल उस पे प्राउड ना फील करे, बल्कि हमारा नेशन, द होल नेशन शुड बी प्राउड ऑफ आवर किड्स। मैं आज भी देख रहा हूँ तो शहर जैसे फैकल्टीज हमारे जैसे छोटे से गांव में देना, और मैंने यहाँ पे पर्सनली विजिट किया तो मैम आपकी बिहेवियर, आपकी जो संस्कार है वो एक गवर्नमेंट स्कूल मतलब बहुत बड़े बड़े स्कूल से मिलता जुलता है। जैसे बोलने का तरीका, मतलब इस तरीके का डेवलपमेंट हमारे गांव में मिल रही है। इस बारे में क्या ओपिनियन है आपकी? अब मैं फिर से बोलूंगी, शायद आपने गाँव को बहुत हल्के में लिया है। Our villagers are far better than all of us. चाहे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर ले, चाहे लाल बहादुर शास्त्री की बात कर ले, you would be knowing कि every day Lal Bahadur Shastri used to cross the Ganga to attend the studies, to attend his classes, है ना? Yes, ma'am. By swimming only.
तो वो जब तैर के गंगा पार करके पढ़ाई करने जा रहे थे, तभी तो वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच पाए। तो हमारे गांव में ही तो मेन हमारा मूल तत्व तो हमारे गांव में ही है। भारत गांवों का देश ऐसे ही नहीं कहा जाता। आज भी जब कहा जाता है कि बहुत डेवलप हो गया है, बहुत कुछ हो गया है, तो लोग सुकून के लिए, शांति के लिए गांव की ओर जाते हैं। आप देखेंगे कि फार्म हाउस बनाने का सिस्टम जो है ना, बड़ा लोगों में प्रचलित हो रहा है। क्योंकि वो गांव की तरह एनवायरनमेंट चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो सुकून मिले। तो हमारा तो मेन अस्तित्व ही जो है वो गांव में बसा हुआ है। ये गांव भी ऐसा ही है जहां से आने वाले 10 साल में लोगों को ऐसी शख्सियत मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे हमारे स्कूल से, हमारे गांव से, कि पूरा देश उन पर गर्व करेगा। Of course, we are going to give not only the doctors and engineers, but good scientists and many more people from this area. Yes, sir.